एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग आज क्लास 7 पॉलिटी की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 7 पॉलिटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 कवर कर लिया है और इसके अलावा हमारे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स कवर करे हुए मिलेंगे। जैसे कि सी सेट हमने पूरा कवर किया है जो दक्षा मैम ने लिया है, जो कि 5 टाइम्स इंटरव्यू अपीयर्ड है। उसके अलावा हमने इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स कवर करे हैं। तो ऐसे तरीके की हमारी प्लेलिस्ट डलती रहती है, तो आप प्लेलिस्ट वगैरह भी देख सकते हैं जिससे कि आपके बेसिक चीज़ें जो हैं वहीं से क्लियर हो जाए, आपको कोर्स वगैरह परचेज करने की नीड ना पड़े। ठीक है, सो इसी के साथ आज का हमारा जो सेशन रहेगा पूरा 1 घंटे 2 घंटे जितने में भी होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 हम कवर करेंगे। आई होप 1 वाली वीडियो आपने देखी होगी और आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर वाइज थोड़ा देख लेते हैं सो दैट अगर आप चैप्टर वाइज भी देखना चाहें तो आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, वोट हम देने जाते हैं उसका क्या रोल है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें पढ़ी थी। जैसे कि हमने देखा था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर मैं बात करूँ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री हो कोई सी भी हो, चाहे इंडिया हो या कोई और डेमोक्रेटिक कंट्री हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या कास्ट है उनकी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पुअर हैं रिच है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या उनका जेंडर है, दैट डजेंट मैटर। वॉट एवर इज़ दी पर्सन, कोई भी पर्सन उस इंडिया में रह रहा है, कोई भी पर्सन उस डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा है, हैज़ दी इक्वल राइट टू वोट। दैट इज़ दे हैव इक्वल राइट टू वोट एंड इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी कि कोई भी इंसान हो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, उसके पास राइट है कि वो वोट करे एंड एवरी वन पर्सन हैज़ वन वोट, की सब इक्वल हैं, हर एक बंदे के पास एक वोट है। हमने इस तरीके की चीज़ें पढ़ी थी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जिसमें हम ये कहते हैं कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल। कोई भी पर्सन हो, कितनी भी वेल्थ हो, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, शी हो ही हो, डजेंट मैटर, सबके पास इक्वल वोट है और हर कोई एक वोट दे सकता है। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि ठीक है इलेक्शंस में हम लोग मतलब कह सकते हैं वोट देने के केस में इक्वालिटीज़ है, बट फिर भी इंडिया के अंदर हम इनइक्वालिटीज़ देखते हैं। इनइक्वालिटीज़ हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। इनइक्वालिटीज़ हम देखते हैं कास्ट को लेके लोग इनइक्वालिटीज़ करते हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम पे बेसिस पे इनइक्वालिटी रहती है, रिलीजन को लेके इनइक्वालिटी रहती है, क्लास बैकग्राउंड को लेके अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उस तरीके से भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ से हम लोग आते हैं, ठीक है, हम मेल हैं फीमेल हैं, तो बहुत सारी तरीके की इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे इवन दो राइट्स ये कहते हैं कि इक्वल हो है, हर कोई बंदा इक्वल है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ होती है, देखने को मिलती है। ठीक है, अब कोई भी इंसान जब उसके साथ इनइक्वालिटी होती है, किसी भी इंसान के साथ इक्वल बिहेव नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आप 5 दोस्त हैं, किसी एक को हम लोग बहुत ज़्यादा लेट्स से ही इज़ फ्रॉम लोअर कास्ट और इवन इफ ही इज़ नॉट फ्रॉम लोअर कास्ट और लाइक मान लेते हैं पांचों आप एक बैकग्राउंड से हैं, फिर भी हम किसी एक को जब ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, एक को हम ज़्यादा टीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट कम होती है, कहीं ना कहीं उसको लगता है उसकी बेइज्जती हो रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी वॉयलेट हो रही है। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं कि इनइक्वालिटी होती है तो कहीं ना कहीं इंसान क्या होता है, उसकी डिग्निटी पे बात आ जाती है, उसकी डिग्निटी रिस्पेक्ट नहीं होती, वॉयलेट होती है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो हमारा इसी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल। कहने को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल, दैट इज़ एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सनस फ्रॉम ऑल द कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, कि हर कोई बराबर है, हर कोई इक्वल है। बट जब हम बात करें रियलिटी में तो कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, मतलब नहीं देखने को मिलती, आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, सो यही चीज़ है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की डिग्निटी पे बात आ जाती है, डिग्निटी की वायलेशंस होती है। ठीक है, सो अब इक्वालिटी हो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या प्रोविजंस हैं, व्हाट आर द प्रोविजंस वी कैन से, कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस प्रोवाइड किया है कि इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ यार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है यू कांट डू दिस विद मी, ऐसा हम बोल सके। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, कि हर कोई पर्सन, कोई भी पर्सन हो
लॉ के सामने, कानून के सामने बराबर है, चाहे वो कितना भी अपर क्लास का हो, चाहे वो कितना भी पुअर, कानून सबके लिए एक है, दैट एवरी पर्सन हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, ठीक है। दूसरी चीज़ कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल, ठीक है। तीसरा प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ये कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि हर पर्सन के पास एक्सेस है कि वो पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे होटल्स हो, चाहे शॉप्स हो, चाहे मार्केट्स हो, ठीक है। हर किसी के लिए पब्लिक प्लेसेस अवेलेबल है, वेल, रोड, बाथिंग गार्ड, सब कुछ, ठीक है। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये सारे तरीके की प्रोविजंस है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को लेके चीज़ें लिखी हुई हैं। अब दो तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट कोशिश कर सकता है कि इक्वालिटी प्रमोट होए, इक्वालिटी होए, मतलब इक्वालिटी गारंटी कर सकता है गवर्नमेंट भी अपने तरीके से। कौन कौन से दो तरीके की अगर मैं बात करूँ तो एक तो गवर्नमेंट कर सकता है लॉज के थ्रू, लॉ वगैरह बना के, कानून वगैरह बना के। दूसरा कैसे कर सकता है गवर्नमेंट, कुछ प्रोग्राम, स्कीम्स निकाल के, जिससे कि जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको हेल्प कर सके। दो तरीके हैं गवर्नमेंट किस तरीके से इक्वालिटी फैला सकता है, या तो लॉ बना के या फिर कुछ स्कीम्स ला के जिससे कि बराबरी हुए। अब क्या लॉज हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, अगर किसी ने प्रोलीप वाली सीरीज़ देखी होगी जो इसी से मिशन यूपीएससी 2027 से कनेक्ट है, उसमें मैंने समझाया था, ठीक है, कि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसमें गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि प्रोटेक्ट करे हर पर्सन्स की राइट को, कि वो बराबर ही ट्रीट होए, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी बनाई है सो दैट एवरी पर्सन इज़ ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। ये तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक बार हम वापस देख लेते हैं कि क्या लॉज और क्या स्कीम्स होती हैं। तो पहले हम लोग लॉज देख लेते हैं कि लॉज क्या क्या बनाए हैं, क्या क्या लॉ है जो गवर्नमेंट ने लिए है कि इक्वालिटी प्रमोट होए, ठीक है। तो लॉ में हमने कुछ ऐसे एस्पेक्ट से देखे थे। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ से क्या प्रोविजनल है, प्रोविजंस हैं, वही है सेम प्रोविजंस जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए, ठीक है। अब अगर हम थोड़े लीगल तरीके से बात करें तो वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18, ठीक है। 14, 15, 16, 17 और 18। अब हो सकता है आपको याद ना हो, इसके लिए मैंने एक एक्रोनियम भी बताया था। पहले एक्रोनियम से पहले देख लेते हैं कि पांचों आर्टिकल कहते क्या है। आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, कि इक्वल प्रोटेक्शन है, सबके लिए सारी लॉज बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन को लेके कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 के इंश्योर करता है कि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी हो, हर किसी के पास बराबर अपॉर्चुनिटी हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी को लेके कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाते हैं ना लोगों को, महाराजा वगैरह, ऐसे टाइटल्स अबॉलिश करने चाहिए जिससे सोशल डिस्टिंक्शंस आए। ऑफकोर्स ये बात है, मिलिट्री और अकेडमिक ऑनर अगर हम दे रहे हैं तो बात अलग है, बट ऐसे जिससे एक सोशल डिस्टिंक्शंस बने वैसे टाइटल्स नहीं देने चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वाले लॉज देखे थे, और इसके लिए हमने एक एक्रोनियम भी बनाया था, ईडी आउट, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स हैं सीरीज़ में याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। दूसरा हमारे पास है स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज की अगर हम बात करें, देखिए जैसे कि कौन कौन सी लॉज आई हैं इसके अंदर हमने देखी थी। जो पहले अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि अगर मैं लिखने भी लगूंगी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको खुद लिखना है ये। और इवन अगर आपको नहीं लिखना तो नोट्स भी इसके अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी भी है। सॉफ्ट कॉपी लेनी है तो वो तो फ्री है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और हार्ड कॉपी चाहिए तो भी आप एक बार मैसेज कर दीजिए, हार्ड कॉपी की डिलीवरी हो जाएगी आपके प्लेस पे, ठीक है। सो बात करें स्टैट्यूटरी लॉज की, तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है, जिसमें ये कहता है कि कोई भी तरीके की अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा हमने पढ़ा था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, जिसमें हमने देखा था कि इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन SC ST इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखे थे कुछ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, जो ये कहता है कि हर एक इंसान को, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, उनको सेम काम के लिए सेम मिलना चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए, एंड किसी भी तरीके से हायरिंग करते समय किसी भी कंपनी को जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में हमने देखा था कि किस तरीके से NHRC इस्टेब्लिश हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सो दैट लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इवन इक्वालिटी भी प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैट्यूटरी लॉज। फिर थर्ड हमारे पास हमने जो देखा था वो है थर्ड हमने जो देखा था वो है हमारे पास जेंडर इक्वालिटी लॉज। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी लॉज, एंड देन वी हैव जेंडर इक्वालिटी लॉज। जेंडर इक्वालिटी लॉज के अंदर हमारे पास आए मैटर्निटी बेनिफिट लॉज। मैटर्निटी बेनिफिट की इवन अगर कोई विमेन मैटर्निटी लीव ले रही है तो वो पेड मैटर्निटी लीव होनी चाहिए और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ वर्क प्लेस में नहीं होना चाहिए मैटर्निटी को लेके। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट देखा था कि डाउरी वगैरह को रोक लेना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखा था कि किसी भी विमेन के साथ अगर वायलेंस हो रहा है तो उसके पास राइट्स है कि वो उस राइट्स के लिए लड़े, एंड वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड एंड इंश्योर्स दैट देयर राइट्स आर लाइन विद डिग्निटी, राइट। ठीक है, ये हो गए हमारे तीसरी चीज़ जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज में हमने क्या देखा था, फैक्ट्री एक्ट पड़ा था 1948 का, जिसमें प्रोहिबिट करता है कि हर तरीके के सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए फैक्ट्री प्लेस में वर्कर्स के लिए। ठीक है, सेफ्टी को लेके हमने देखा फैक्ट्रीज एक्ट। दूसरा हमने देखा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, अगर है कोई पर्सन डिसेबल है तो उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1955, जिसका मतलब ये है कि इवन दो अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो उसके पास भी राइट्स है कि उसको भी प्रॉपर एजुकेशन मिले, उसको भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले और सोसाइटी में उसका पार्टिसिपेशन होए। तो उसके हिसाब से भी चीज़ें सोसाइटी में होनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट हमने पढ़ा है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बाद वो आता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन। स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन, जिसके अंदर हम देखेंगे, हमने देखा था कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो ये कहता है कि हर एक चिल्ड्रन की राइट है कि जो एज 16 to 14 है कि उसको एटलीस्ट कंपलसरी फ्री एजुकेशन मिले 6 से 14 साल तक की उम्र में, तो वो पढ़ पाए और किसी भी तरीके का एडमिशन के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, दूसरा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जो प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को कि किसी भी तरीके का अब्यूज़, किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये इंश्योर करना कि उनका ये चीज़ क्या रहे, मेंटेन रहे, यानी कि उनके साथ कोई भी अब्यूज़ वगैरह हो रहा है तो उसको इंश्योर करके रखो कि सब चीज़ें सही हो। ठीक है, वो किसका काम है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 हमें कहता है। ठीक है, देन हमारे पास अगेन नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेशल प्रोविजन के बाद, आई विल मेक दैट हियर, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। वो हमारे पास आते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को लेके कि धार्मिक तरीके से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर हमने पहला पढ़ा है, पहला देख लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, कि किसी भी तरीके का आप अपने रिलीजियस कैरेक्टर, यानी कि ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, जो ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि 15 अगस्त 1947 में उस जगह को, जो भी वो रिलीजियस से बिलोंग करती थी वो जगह, अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ऐसा भी है, वो हम उस रिलीजियस कैरेक्टर, उसकी प्लेस को रिलीजियस कैरेक्टर उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। जो 15 अगस्त 1947 में वही रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, जो ये इंश्योर्स करता है कि किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उसको हम पर्सनल गेन के लिए या फिर कोई पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस अगेंस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बाद हमारे पास आता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। ठीक है, अब हमें देखना था ना कि गवर्नमेंट ने कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन से तरीके से लॉज बनाए कि इक्वालिटी हो, तो ये इसलिए हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन के अंदर हमारे पास पहला आ जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC रेगुलेटिंग ऑन कर्बिंग द मैनर्स ऑफ रैगिंग 2009, रैगिंग वगैरह को स्टॉप कर दिया गया था UGC के द्वारा। तो वही है कि स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना कि किस तरीके से उनके साथ हरासमेंट डिस्क्रिमिनेशन होता था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये सारे तरीके के लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, और इवन कुछ लॉज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के साथ, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उन्होंने मिलकर करे, UDHR के साथ, विच इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये इंश्योर करने के लिए हर कोई इंसान, हर कोई पीपल इक्वली ट्रीट हुए। ठीक है, आई होप आपको ये लॉज समझ आई होंगी।
ये लॉज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमारी बात होगी लॉज की। दूसरी बात अगर हम करें तो वो हमारे पास आती है स्कीम्स भी इसी तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत निकाली है टू इंश्योर की इक्वालिटी रहे। अब हम स्कीम्स की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने किस किस तरीके से स्कीम्स निकाली हैं टू अपलिफ्ट द कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु हैव फेस्ड द हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी, हु हैव फेस्ड द डिस्क्रिमिनेशन एंड हु आर मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। स्कीम्स पे हम देखेंगे किस किस एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट फोकस कर सकता है। एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया एंड इवन सोशल जस्टिस हो गया। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ जिसको हम बोलेंगे एजुकेशन। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, एजुकेशन को लेके बात करें तो पहला हो गया जैसे कि प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC ST OBCs निकाला, माइनॉरिटीज़ के लिए निकाला, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना एजुकेशन को लेके मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन देना शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रंस को। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कर देना एलिमेंट्री एजुकेशन को मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए। स्किल इंडिया मिशन, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को। तो इस तरीके से एजुकेशन में गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है। इसी तरीके से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिसमें हम स्टैंड अप इंडिया स्कीम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए SC ST और विमेन के अंदर उनको लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है, कि वो बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। दूसरा, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कंसेशनल लोन्स देते हैं, सस्ते लोन्स देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं SC इंडिविजुअल्स को। देन नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि फाइनेंस ये नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स, इसी तरह शेड्यूल कास्ट के लिए इसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो सिमिलर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है बट SC इंडिविजुअल, एक SC इंडिविजुअल्स के लिए, एक ST इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। देन मुद्रा योजना, जो कि बहुत फेमस है, जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है MSME को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ठीक है, मार्जिनलाइज एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। देन हमारे पास आता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर फाउंडेशन स्कीम है, जो स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करता है कोचिंग प्रोग्राम्स को, ठीक है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है SC ST कम्युनिटीज़ को, ठीक है। देन वी हैव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें विलेजेस वगैरह को डेवलप करना, जिसमें SC पॉपुलेशन ज़्यादा हो कि उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ तो एटलीस्ट मिल रही हो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना ये। देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो फोकस करता है कि अनटचेबिलिटी किस तरीके से इरेडिकेट हो या किस तरीके से जस्टिस मिले लोगों को, ठीक है। देन वी हैव वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, कि एनकरेज करना SC एंटरप्रेन्योर्स को कि उनको इक्विटी सपोर्ट मिले, ठीक है। ऑल्सो वी हैव हाउसिंग एंड बेसिक एम्यूनिटीज़, गवर्नमेंट का काम हाउसिंग और बेसिक एम्यूनिटीज़ को लेके भी स्कीम आई है। हाउसिंग एंड बेसिक एम्यूनिटीज़ को लेके जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना EWS सेक्शन को, इंक्लूडिंग SC ST कम्युनिटीज़ को। हर घर जल, कि हर घर में जल पहुँचे, जल जीवन मिशन का जो पार्ट है कि सेफ़ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए हर मार्जिनलाइज हाउस होल्ड्स को भी, ठीक है। सौभाग्य स्कीम है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को लेके है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होने चाहिए हर हाउस होल्ड में, स्पेशली रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में, ठीक है। हाउसिंग के अलावा हेल्थ में गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया है, स्कीम्स लाए हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन की अगर मैं बात करूँ कि इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए हर हेल्थ केयर का, रूरल एरियाज़ में भी, ट्राइबल एरियाज़ में भी, ठीक है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बहुत फेमस स्कीम है, सर्विसेज है ये, जिसमें खाना प्रोवाइड करना, कुछ प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चों के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, और इवन प्रेग्नेंट वुमेन को जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी उन सबको क्या प्रोवाइड करना, खाना वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। आयुष्मान भारत PMJAY, तो इसमें भी इस तरीके से ही है कि हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना जो भी इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग हैं उनको हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना, ओके। देन हमारे पास हेल्थ के बाद आ जाता है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात हो गई, जिसमें इंप्रूव करना गर्ल्स का स्टेटस थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन। स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, स्टेप जिसके अंदर था सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन, जिसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना विमेन को फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है। एक वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, जो भी विमेन सपोर्ट करना विमेन्स को जो किस से इफेक्ट हुई है, कोई भी वायलेंस से इफेक्ट हुई है उसके लिए आया वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ठीक है। देन वी हैव ट्राइबल वेलफेयर के लिए क्या क्या स्कीम्स लाए गवर्नमेंट, जैसे वन बंधु कल्याण योजना, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की डेवलपमेंट हुई किसकी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट पेसा, ठीक है, पेसा एक्ट हम इसको कहते हैं, जिसमें कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो भी डिसीजन मेकिंग वगैरह में एम्पावर करवाना, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम जो ये इंश्योर करती है कि जितने भी लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के उनको उनकी फेयर प्राइस मिले
फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी वो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस करते हैं उनको एटलीस्ट उसकी फेयर प्राइस मिले, ठीक है, चाहे वो मे हुआ तो आपका कुछ भी वुड के आइटम्स निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हनी वगैरह, उसके लिए। फिर कुछ एफर्मेटिव एक्शंस जो स्कीम के अंदर हम कवर कर सकते हैं। एफर्मेटिव एक्शंस क्या है? एफर्मेटिव एक्शंस जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि इंश्योर करना कि रिप्रेजेंटेशन हो SC ST OBC का हर गवर्नमेंट जॉब्स में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। कुछ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ठीक है, मतलब पहले SCA था, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, फिर उसको धीरे धीरे SC SP कर दिया, यानी कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान, कि फ़ंड एलोकेट करना कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को जो SC इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करे। तो कहीं ना कहीं ये तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट ने लेके आए हैं, हालांकि हमने थोड़ी पढ़ी है क्योंकि अभी हम इतना भी पढ़ेंगे तो दैट्स इनफ। इस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट ने हेल्प करी है सो दैट कि इक्वालिटी आए, ठीक है। इवन अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आपको पता है, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जो आपकी बुक में भी मेंशन है इस चैप्टर में, कि मिड डे मील स्कीम भी गवर्नमेंट इंक्लूड करता है, सो दैट मिड डे मील स्कीम अगर होगी तो बच्चे को घर जाना नहीं पड़ेगा, और घर जाके आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है, बच्चे आते ही नहीं है वापस। तो मिड डे मील स्कीम जैसी चीज़ें आई है कि लोगों को खाना मिल जाए, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे पहली स्टेट जिसने मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट करी वो थी तमिलनाडु, ठीक है, इन 2001। फिर 2001 में तमिलनाडु ने इसको इम्प्लीमेंट करी, और फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि हर स्कूल्स के अंदर विदिन 6 मंथ ये स्कीम आनी चाहिए मिड डे मील की। क्यों? क्योंकि इस स्कीम के ये फ़ायदे थे कि जितने भी गरीब बच्चे थे वो लोग इन्रोलमेंट ले रहे थे, स्कूल में एडमिशन्स ले रहे थे ये सोच के कि खाना मिल रहा है, इससे अटेंडेंस इंप्रूव हो रही थी, इवन कास्ट प्रेजुडिस कम हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट, कास्ट प्रेजुडिस कम हो रहा था, क्योंकि लोअर कास्ट और अपर कास्ट के जो बच्चे सेम स्कूल में पढ़ रहे थे वो मिल बांट के खाना खा रहे थे। इवन दलित वुमेन को मौका दिया कि आप खाना बनाइए स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चे भूखे नहीं मर रहे थे, तो हंगर रिड्यूस हो रही थी, हमारा SDG गोल अचीव हो रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है। बट इतना सब होने के बाद भी ये देखने को मिलता है कि इवन जो लोअर कास्ट लोग हैं, जो पुअर पीपल है, फिर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। कई बार उनको ऐसी सिचुएशंस में फोर्स किया जाता है कि उनकी डिग्निटी रिस्पेक्ट नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि उनको कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं वो इनइक्वालिटी की वजह से अपनी एक होती है ना, आप शर्म कह लीजिए, वो फील करनी पड़ती है। तो ऐसा क्या है कि अभी तक लोग चेंज नहीं हो पा रहे? ऐसा क्या है कि अभी तक लोग इतनी स्कीम्स आने के बाद भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे कि यार इक्वालिटी होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि लोगों का एटीट्यूड चेंज होने में टाइम लगता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों का एटीट्यूड चेंज होने में टाइम लगता है। इवन दो हमें पता है कि यार हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, लॉ करना मना करती है, हम खिलाफ है, बट हमारा जो अंदर का एटीट्यूड है उन लोगों को लेके, उन चीज़ों को लेके, उन रिलीजन को लेके, उस कास्ट को लेके हम लोग तब बायस्ड हो ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मानना शुरू कर देंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। अगर हम लोग सब ये मान लें कि यार सब बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड चेंज होगा और हमारे देश में भी इक्वालिटी आएगी, ठीक है। इक्वालिटी लाना एक सोसाइटी के अंदर हमेशा के लिए एक स्ट्रगल रहा है, ठीक है, चाहे किसी एक इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे किसी कम्युनिटी के लिए हो, ठीक है। एक इंडिया ऐसी इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जिसमें इनइक्वालिटी है। इवन बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी जहाँ पे हर तरीके की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है और स्ट्रगल अभी भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन का, जिसका नाम था रोज़ा पार्क, जिन्होंने एक वाइट मैन को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा एगिटेशन, लड़ाई वड़ाई, थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, बट स्टिल वो लड़ी रही और उन्होंने बोला कि मैं नहीं दूंगी सीट वगैरह। और फिर कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प किया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को लेके, वो ख़त्म करवाया, ठीक है। USA में ये सिविल राइट मूवमेंट, इसको सिविल राइट मूवमेंट भी हम बोल देते हैं, सिविल राइट मूवमेंट बोल देते हैं। इस सिविल राइट मूवमेंट जो आया USA के अंदर 1950 में, इसके थ्रू ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन USA में ख़त्म हुआ 1950 में, विद द हेल्प ऑफ रोज़ा पार्क। शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, ठीक है। तो फिर जो सिविल राइट एक्ट आई 1964 की, उसमें प्रोहिबिट कर दिया कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड इवन नेशनल ओरिजिन। और उसमें यह भी बोला गया कि जितने भी स्कूल्स हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए भी ओपन रहेंगे एंड किसी को भी अलग अलग स्कूल सेपरेटली अटेंड नहीं करने पड़ेगा, अब सबको एक ही स्कूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे हम किसी भी ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसको हम बोल दें कि यार वो पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी कहता है कि सब कुछ बराबर है, सब कुछ वो है, बट ऐसे कोई कंट्री है ही नहीं जिसमें हम कहें पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे, हम इसमें एक चीज़ देखेंगे इस चैप्टर में जो आपको दे रखा था, वो था आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 जो हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है,
कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा दे रखा था कि आर्टिकल 15 आपका कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि किसी भी स्टेट के अंदर कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सिटीजन को लेके। एंड इवन क्या देखा था कि चाहे डिसेबल हो, ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि हमारे को किसी भी पर्सन को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना हो, चाहे वो शॉप्स पब्लिक प्लेस को लेके हो, चाहे वो पब्लिक की कोई वेल टैंक बाथिंग गार्ड्स यूज़ करो, इस तरीके की चीज़ें हमने देखी थी। इसी तरह डिसेबल के लिए आपकी बुक में मेंशन था कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 के बारे में मेंशन था, 16 के बारे में, जो ये कहता है कि जो पर्सन डिसेबल है उनके पास भी इक्वल राइट्स है और गवर्नमेंट को कुछ पॉसिबल फुल पार्टिसिपेशन उनका भी करवाना चाहिए सोसाइटी के अंदर। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट एजुकेशन विद डिसेबिलिटीज़, जो भी डिसेबल लोग हैं, सो दैट वो भी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें। कोई भी पब्लिक प्लेसेस है, कोई भी स्कूल्स है, तो उनके लिए भी इस तरीके से एक्सेसिबल बनाओ, रैंप वगैरह बनाओ, सो दैट वो भी उनको एक्सेस कर सके। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक चैप्टर तो फिनिश होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखें, चैप्टर नंबर 2। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी वीडियोस जा रही है, 25 मिनट का एक चैप्टर हुआ है, तो देखिए ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। ठीक है, आपकी इसमें पूरी कवर हो जाएगी। आप एक बारी में बैठिए और इसको देख के ख़त्म करिए। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो सेकेंड चैप्टर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि इंडिया में हम आज भी ये देखने को मिलता है कि हेल्थ केयर जो है हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है। इवन दो हमारे इंडिया में डॉक्टर्स है, इवन दो हमारे इंडिया में सब तरीके की फैसिलिटीज़ है, फिर भी इंडिया के अंदर हेल्थ केयर हर किसी को अवेलेबल नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सपोर्ट करता है कि राइट टू हेल्थ हर एक इंसान की एक फंडामेंटल राइट है, बट फिर भी उसकी जो प्रोविजनिंग है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि इतना अफोर्डेबल ही नहीं है हेल्थ केयर आज के टाइम पे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को बोरो करना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं जो एडमिट कराते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर में वर्क करना चाहिए, अपने अलग अलग प्रोविजंस लाने चाहिए हेल्थ में लेके, एजुकेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, हाउसिंग को लेके, जो हमने पढ़े भी, क्योंकि यही चीज़ है। फिर हमने देखा था कि हेल्थ का मतलब क्या है। हेल्थ का मतलब ही यही है कि हम लोग भाई थोड़ा इलनेस ना हो, इंजरीज ना हो, मेंटली फिजिकली सब तरीके की हेल्थ होती है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं खांसी जुकाम और बीमारी होना, मेंटल हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो वही है कि हमारे इंडिया में ये कहने को मिलता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज सबको अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो सबको एक्सेसिबल कराए। प्रोवाइड हो रही है ये ज़रूर सही है, बट हर किसी को नहीं मिल रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्सेज और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होए। ठीक है, तो इलनेसेस को प्रिवेंट करने के लिए, लोगों की बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है, लाइब्रेरी हॉस्पिटल्स होना ज़रूरी है, लेबॉरेटरीज़ होना ज़रूरी है, टेस्टिंग के लिए एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल होनी ज़रूरी है, ब्लड बैंक्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट हर किसी पर्सन को, हर किसी पेशेंट को जो भी नीड हो, जब भी नीड हो, वो फैसिलिटी मिल सके। इन फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए ऑफकोर्स ही बात है, हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सिस चाहिए, कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, और इवन कुछ प्रोफेशनल्स भी चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो एडवाइस कर सके, डायग्नोस कर सके और इलनेस को ट्रीट कर सके। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें चाहिए एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इवन तो हमने ये देखा को मिलता है कि इंडिया के अंदर इतने डॉक्टर्स है, इतने क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स है, बट स्टिल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर भी बहुत है, नॉट इवन जस्ट प्राइवेट की मैं बात करूँ, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम फिर भी बहुत है, बट फिर भी ऐसी चीज़ है, पैराडॉक्स इसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट में इतने सारे हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड कराने के बाद भी, इतने सारे डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स होने के बाद भी लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। बहुत ही पुअर हेल्थ सिचुएशंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखने को मिली थी इसमें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तक ये कहता है कि इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट की टू इंश्योर करना कि सब पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड हर किसी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले। ठीक है, गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। ओके, अगर हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, टाइमली मेडिकल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, देन ये तो कंट्री के ऊपर सवाल आ जाएगा ना कि कंट्री एक अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा। इवन अगर मैं डेटा की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू UNICEF, कि मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस। ठीक है, जो इन्फेक्शंस हम प्रिवेंट कर सकते थे उसके अलावा फिर भी इंडिया के अंदर 1 मिलियन चिल्ड्रन हर साल मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इलाज नहीं हो पा रहा है पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब बात करें पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होता है। पब्लिक हेल्थ सर्विस होते हैं जो सरकार के द्वारा चल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज।
ठीक है। हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट चला रही है, जो हर किसी के लिए है, कोई भी वहाँ जा सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी क्लास का हो, ठीक है। रूरल एरियाज़ में भी देखने को मिलते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी देखने को मिलते हैं, एंड ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, हर तरीके की सर्विस, मतलब हर तरीके का ट्रीटमेंट मिल जाता है, इवन कुछ कॉमन इलनेस हो या स्पेशल सर्विस हो, ठीक है। विलेज लेवल पे भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नर्स होते हैं, एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है, उनको ट्रेन किया जाता है कि कॉमन इलनेसेस वगैरह वो संभाल सके, और डॉक्टर को वर्क वो किसके अंडर काम करते हैं, डॉक्टर्स के अंदर सुपरविजन के अंदर काम करते हैं एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं सारे हेल्थ सेंटर्स को। तो वही है कि इनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होता है वो कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। अब गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेता है, वैसी बात है, हम लोग टैक्स दे के गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे, चाहे फ्री में हो चाहे लो कॉस्ट में हो, बट हर किसी को ट्रीटमेंट मिल सके। कोई भी डिसीज़ फैल रही हो, टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, क्लोरेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, किसी भी तरीके की चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट के पास ये राइट है, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों का इलाज करवाना चाहिए, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात। ये तो हुई पब्लिक हेल्थ सर्विस। वहीं हमारे पास दूसरा होता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक के अलावा आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह भी होती है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ कोर्स की बात है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, पर आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इवन रूरल एरियाज़ में हमें मिलता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिल जाते हैं, ठीक है। लैब वगैरह हो गए, मेडिकल शॉप्स हो गए, नर्सिंग होम हो गए, सब आजकल मिल जाते हैं प्राइवेट वाले भी। कई लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में जाना पसंद नहीं करते, भीड़ की वजह से, क्वालिटी की वजह से, तो लोग प्राइवेट भी आजकल दिखाते हैं। जो गवर्नमेंट नहीं चला रहा, ऑफकोर्स की बात है, कोई पर्सनल डॉक्टर चला रहे हैं। बट बात ये आती है कि क्या इक्वालिटी है उस केस में, क्या हर किसी को इक्वल हेल्थ केयर मिल रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो प्राइवेट सर्विसेज बढ़ रही है, बट पब्लिक सर्विसेज तो बढ़ने को ही नहीं मिल रही है। अब प्राइवेट ही अगर बढ़ती रहेगी तो लोगों के लिए अफोर्डेबल ही नहीं होगा, फिर तो गवर्नमेंट में लोग जा ही नहीं पाएंगे, तो लोग हेल्थ ही नहीं सही करा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखने को मिलता है कि प्राइवेट सर्विसेज तो बहुत बढ़ रही है, पब्लिक सर्विसेज इतनी नहीं बढ़ रही है। इवन अर्बन एरियाज़ में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग प्राइवेट सर्विस प्रेफर करते हैं। लोग ये सोचते हैं प्राइवेटली दिखाएं, इवन तो इनकी सर्विसेज वगैरह जो कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं वो हाई होता है, इवन तो इनकी मेडिसिन एक्सपेंसिव होती है, बट फिर भी लोग प्राइवेट ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। कई लोग तो ऐसे जो बोरो करना पड़ता है जिनको पैसा, ठीक है। बट कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स जो होते हैं, प्राइवेट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस फैलाते हैं, मतलब जानबूझ के महंगी दवाइयाँ लिख देना, जैसे कि किसी दवाई की नीड नहीं है बट फिर भी लिख देना जस्ट बिकॉज ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है। ये तो खैर आप ऐसे बोल दीजिए, प्राइवेट पब्लिक हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है देखने को। पब्लिक में बस गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो लोग नहीं लिखते, प्राइवेट में लोग पैसा बनाने के लिए थोड़ा बहुत लिख देते हैं। बट स्टिल 20% ऑफ द पॉपुलेशन मुश्किल से ऐसी है जो मेडिसिन ले पाती है दिखाने के बाद भी। बीमार है, मेडिसिन ज़्यादा लोग ले ही नहीं पाते बिकॉज अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इतनी महंगी एक्सपेंसिव मेडिसिन आती है, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने हालांकि 2-3 इनिशिएटिव्स निकाले हैं जिसमें मेडिसिन सस्ती रेट पे मिलती है, जैसे जी लैब आजकल खुले हैं, जन औषधि योजना के थ्रू भी मेडिसिन थोड़ी सस्ती मिलती है। आप मेडिसिन की दुकानें देखेंगे वहाँ पे कुछ होंगी ऐसी, ठीक है। बट स्टिल अभी भी है जो हर तरीके से नहीं पहुँच रहा है। और इवन ये रिपोर्ट में आया था कि 40% ऑफ द पीपल जो है, 40% लोग ऐसे हैं जो आज भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए किसी उधार लेते हैं किसी से पैसा, या अपने कुछ चीज़ें बेच के एडमिट करवा रहे हैं पेशेंट्स को जस्ट बिकॉज उनको कुछ बीमारी हो गई, ठीक है। तो फॉर दोज जो गरीब हैं, फॉर दोज हु आर पुअर, हर कोई इलनेस अगर फैमिली में हो रही है तो उनके लिए टेंशन की बात है। गरीब लोगों के घर में अगर कोई बीमार हो जाता है देन इट्स अ मैटर ऑफ एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। उनके पास होने का रीज़न भी यही है, वो जल्दी बीमार भी इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो अंडर नरिश होते हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग पानी अच्छा नहीं है, घर नहीं है, सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों में ध्यान दे बाकी के फैक्टर्स में, तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर्स की भी इतनी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो यही चीज़ें इस चैप्टर में हमने सीखने को मिला कि ऑल्सो यही सब चीज़ें देखने को मिली। और इवन ये भी चीज़ हमने देखी एक एस्पेक्ट कि विमेंस की, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, कि विमेन का हेल्थ बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसे देखने को मिलता है कि विमेन को इतना अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता अगर बीमार हो जाए एज़ कम्पेयर टू मेन को जो दिया जाता है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज़ में बहुत कम हेल्थ सेंटर्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पर तो बहुत कम फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ हमारा जो SDG गोल एसोसिएटेड था, SDG गोल 3 था, जो कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। हमने SDG गोल भी याद किए थे, इसके लिए एक्रोनियम बनाया था। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग हर एक पर्सन की राइट है कि उसके पास अच्छी हेल्थ हो, अच्छा वेलबींग हो, ठीक है।
और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें काम की थी, और इस चैप्टर में आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज़ कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स क्या कहता है ये बताया था कि हर एक फिजिशियन को जितना भी हो वो ड्रग्स प्रोवाइड करने चाहिए। ड्रग्स प्रोवाइड करते समय उनके जेनरिक नेम लिखने चाहिए, और प्रिस्क्रिप्शन जो हो वो हर किसी को, मतलब एक पेशेंट को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो यही तरीके की चीज़ें थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये कहता है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती है बहुत तरीके से। ठीक है, और मेडिकल टूरिस्ट हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, मेडिकल टूरिस्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी फॉरेनर जो कंट्री में आ रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्पेसिफिकली इस सेंस के इस वजह से कि वहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ ट्रीटमेंट हो रहा है और बहुत ही कम रेट में हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हिज ओन कंट्री। कोई भी फॉरेनर अगर एक्स कंट्री से आया, उसकी कंट्री में महंगा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो किसी दूसरी कंट्री में जाके ट्रीटमेंट करा रहा है क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है और साथ में सस्ते रेट में मिल रहा है, तो हम कहते हैं मेडिकल टूरिस्ट है वो। ठीक है, ओपीडी के बारे में देखा था। ओपीडी क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें हम हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें वहीं जाना होता है, वहीं एडमिट किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ SDG गोल 3 के साथ साथ हमने SDG गोल 6 भी देखा था जो कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब एक बार हम SDG गोल देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सारे SDG गोल्स होते हैं, बार बार आपके चैप्टर्स में आएंगे, बाकी चैप्टर्स में भी आएंगे, तो हमें एक बारी में याद हो जाए और हमें मुश्किल ना लगे। तो ये वीडियो में आप ज़रूर लिख लीजिए, SDG गोल्स लिख लीजिए। हालांकि इसके लिए एक यूट्यूब रील भी आई हुई है व्यास है इसके चैनल पे, और एक वीडियो भी आई हुई है प्रोलीव डे 10 करके। ठीक है, तो SDG गोल की बात करें तो टोटल 17 SDG गोल्स हैं जो UN ने अडॉप्ट किए थे, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में, जो हर कंट्रीज़ को अचीव करने हैं बाय 2030। क्या क्या है? ठीक है, पहले गोल की अगर हम बात करें, SDG 1 हमारे पास है। इसको आपको ऐसे कैसे याद करना है, मतलब अगर 1 नंबर पे नो पॉवर्टी है तो नो पॉवर्टी ही आपको याद करना है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है, देखिए आप इस तरीके से लिख लीजिए, हमने जो याद किया था वो ऐसे कर लेते हैं, कैसे याद किया था। ठीक है, तो हमारे पास जो 17 गोल्स हैं वो इस तरीके से हैं। सेव, या आप एक काम करिए ऐसे लिख लीजिए, हाँ, सेव ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा थे, J और G करके था। ठीक है, सेव ग्रीन प्लैनेट तो कैसे कैसे था? स्टॉप पॉवर्टी, अचीव ज़ीरो हंगर, वैक्सीनेट फॉर हेल्थ, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। देन G से हमारे पास था गिव इक्वल राइट्स, R से था रिसाइकल वाटर। ठीक है, R से था रिसाइकल वाटर, E से एनर्जी फॉर ऑल, E से इकोनॉमिक ग्रोथ, N से न्यू इनोवेशंस, P से हमारे पास था पीसफुल लाइव्स, L से था लवली ग्रीन एंड क्लीन सिटीज़, A से था हमारे पास अवॉइड वेस्ट, N से था नेचर प्रोटेक्शन, E से एक्सप्लोर ओशंस, T से टेक केयर ऑफ लैंड, J से प्रमोट जस्टिस एंड G से टीम अप फॉर गोल्स। ये हमने ऐसे याद किए थे। अब इसकी फुल फॉर्म मतलब रियल में क्या बोलते हैं, जैसे कि S से हमने पढ़ा स्टॉप पॉवर्टी, तो इसको हम बोलते हैं नो पॉवर्टी। ठीक है, A से हमने पढ़ा अचीव ज़ीरो हंगर, तो है इसका ज़ीरो हंगर। V से वैक्सीनेट फॉर हेल्थ, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग। E से हमने पढ़ा कि एजुकेट ऑल चिल्ड्रन, तो गुड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, देन G से हमने पढ़ा गिव इक्वल राइट्स, देन इससे है जेंडर इक्वालिटी। देन R से हमने पढ़ा रिसाइकल वाटर, तो इससे आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यहाँ पे E हमने पढ़ा एनर्जी फॉर ऑल विच इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अगला E हमने जो पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन N से है न्यू इनोवेशंस विच इज़ इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। P से है पीसफुल लाइफ, तो इसमें हमारे पास आ जाता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। L से हमारे पास लवली क्लीन सिटीज़ हैं, तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। A से अवॉइड वेस्ट है, तो यहाँ से आ जाता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। N से हमारे पास आता है नेचर प्रोटेक्शन, नेचर प्रोटेक्शन से हमारे पास आता है क्लाइमेट एक्शन। E से है एक्सप्लोर ओशंस, तो लाइफ बिलो वाटर। T से है टेक केयर ऑफ लैंड, सो लाइफ ऑन लैंड। J से है जस्टिस, सो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड G से हमारे पास आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इस तरीके से हमने SDG गोल याद किए जो हमारे बार बार आएंगे पूरी बुक में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से चलती है, इसमें हमने MLAs वगैरह के बारे में देखा था। ठीक है, सो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। अब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि MLAs कौन होते हैं। MLA
देखिए आप, हमने इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के एग्जांपल से पढ़ा था, वापस देख लेते हैं कि एक कोई भी स्टेट है उसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब एक पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं जो डिवाइड होते हैं, जिसमें हर कोई वोटर्स वोट करते हैं, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट मतलब हर स्टेट के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह लीजिए एक पंचायत वार्ड से कह सकते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक पर्सन इलेक्ट होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन इलेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसी स्टेट में है, तो यानी कि वहाँ 68 एमएलएज हैं। 68 एमएलएज अगर हैं तो 68 एमएलएज में से एक कौन बनेगा, मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टेट के हैं तो उसमें से किसी एक को बनाया जाता है सीएम, और कुछ बाकी के मिनिस्टर्स डिसाइड किए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने चीज़ पढ़ी थी। तो एमएलएज कौन होते हैं, एमएलएज बेसिकली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। दिस इज इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। एंड देन वो एमएलएज इलेक्ट होने के बाद वो मेंबर किसके बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, एंड वहीं से ही उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, सरकार बन जाती है, जो मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी कैसे डिसाइड होगी, मान लेते हैं 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 30 या लेट्स से 40 बीजेपी के हैं, या आप ऐसे मान लीजिए 40 एक्स पार्टी के हैं, बाकी के लेट्स से 20 वाई पार्टी के हैं, बाकी के 8 जेड पार्टी से। तो मेजॉरिटी किसकी है, एक्स पार्टी की है, तो एक्स पार्टी मेजॉरिटी बन जाएगी और उनकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि एमएलए पीपल को रिप्रेजेंट करता है। हर इंडिया के अंदर मतलब हर स्टेट की जितनी भी स्टेट होती है इंडिया के अंदर, उसमें हर किसी स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और हर स्टेट छोटे छोटे डिफरेंट एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड होती है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में एक पर्सन इलेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, ठीक है। एमएलए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो सकते हैं। ऑफकोर्स ये बात है, 68 है तो उसमें से वाई पार्टी के भी है, जेड पार्टी के भी है, तो इट कैन बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज़ इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में कौन होगी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने ज़्यादा सीट जीती होगी, जिसके ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आए होंगे वो स्टेट में, वो उनकी मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि एक्स हमारी मेजॉरिटी पार्टी है, वाई और जेड जो है वो है ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ आ गई बात। अब इलेक्शंस होने के बाद क्या होता है कि एमएलएज जो हैं, जो भी एमएलएज बने 68 एमएलएज, उसमें से एक चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, और फिर चीफ मिनिस्टर बाकी के अदर मिनिस्टर्स भी डिसाइड कर देंगे हो, ठीक है। जो भी होंगे एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स उसमें से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो बेसिकली पावर दी जाती है वैसे गवर्नर को, ठीक है। गवर्नर आके अपॉइंट करेगा कि चीफ मिनिस्टर कौन है और बाकी के मिनिस्टर्स कौन है, बट गवर्नर खुद डिसाइड नहीं करता, वो स्टेट के एमएलए ही मिलके बताते हैं कि यार ये हम इनको सीएम बनाना चाहते हैं, इनको बाकी मिनिस्टर्स, और गवर्नर अपॉइंट कर देता है कि ठीक है इस स्टेट का ये सीएम है और ये बाकी के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। अब गवर्नर कौन होता है, किसी भी स्टेट का जो हेड होता है उसको गवर्नर बोलते हैं। गवर्नर कौन अपॉइंट करके भेजता है, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजती है, ये इंश्योर करने के कि स्टेट गवर्नमेंट ढंग से काम करे, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम करे, ठीक है। सो जो बाकी के चीफ मिनिस्टर्स और बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो अपनी स्टेट को संभाले, सारे डिपार्टमेंट्स को संभाले, और सबके लिए अलग अलग ऑफिस होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे एमएलएज होंगे, रूलिंग पार्टी के एमएलए भी होंगे, अपोजिशन पार्टी के भी एमएलए होंगे, वहाँ पे मिलके सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, और उनके पास सारी जिम्मेदारी होती है कि लोगों की सुने, लोगों की जो भी कंप्लेंट्स हैं, लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं उनको संभाले जाए अपनी पर्टिकुलर स्टेट के, ठीक है। समझ आ गया बात। अब कुछ एमएलएज ऐसे भी होते हैं जो मिनिस्टर्स भी हैं, राइट, तो उनके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ऑफकोर्स ही बात है 68 एमएलएज तो है ही, उसके अलावा हो सकता है कि उनमें से एक ही चीफ मिनिस्टर हो, तो कई लोगों के पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो चीफ मिनिस्टर को बेसिकली हम ये वाली जो पार्ट होती है, हमने जो पहले पढ़ा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सरकार के 3 पार्ट पढ़े थे ना, गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हमने क्लास 6 में पढ़े थे। तो जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है ना, उसी को ही बोला जाता है ये, इनको चीफ मिनिस्टर को, कि चीफ मिनिस्टर का एग्जीक्यूटिव पार्ट है, ओके। अब जितने भी एमएलएज जो मिलके असेंबल हो रहे हैं, जितने भी एमएलएज जो मिलके असेंबल हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उनको बोला जाता है लेजिस्लेचर, ठीक है। यही वो लोग हैं जो ऑथराइज करते हैं और सुपरवाइज करते हैं काम को, ठीक है। लोगों की कैसे ये लोग सुनते हैं, लोग देखिए बहुत सारे तरीके से अपने ग्रीवेंसेस, अपनी इश्यूज शेयर कर सकते हैं सरकार से, अपने
एरिया वाइज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज अपने अपने एमएलए को बोल दो, वो एमएलए जाके बोल दे बाकी अपने मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को। उसके अलावा टीवी के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लोग अपने एक्सप्रेस करते हैं व्यूज़ न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स के थ्रू। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ें भी हमने पढ़ी थी कि जिसमें जर्नलिस्ट बैठ जाते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं पब्लिक के बिहाफ पे। तो काफ़ी तरीके की चीज़ें होती है जिससे पब्लिक के ग्रीवेंसेस ये लोग सुनते हैं और उसके ऊपर फिर कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। सो डेमोक्रेसी के अंदर ये लोग हैं, हम लोग हैं जो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, एंड हमारी मेन अथॉरिटी बन जाती है कि हम किसको इलेक्ट कर रहे हैं, ओके। और जो रूलिंग पार्टी है वो सरकार बन जाती है और उसमें से किसी को मिनिस्टर्स बना दिया जाता है और हर मिनिस्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट दिया जाता है। लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस को वॉइस करते हैं, बोलते हैं और अपने एक्शन, अपने सरकार को हम प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। ये चैप्टर आपको इसमें एमएलएज वगैरह के बारे में समझाया था, हालांकि हमने थोड़ा सा 6th क्लास में भी पढ़ा था और अब हमने इसमें भी पढ़ लिया है, ठीक है। सो इसी के साथ अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, या चैप्टर 4 हमारे पास है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था कि किस तरीके से हमारे जेंडर डिटरमाइन करता है कि हम कौन हैं, हम क्या बनेंगे, हम कहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ नहीं जा सकते। इस तरीके की चीज़ें हमको शुरू से सिखाई जाती है कि अगर हम बॉयज़ हैं तो हम ये काम कर सकते हैं, गर्ल्स हैं तो ये काम कर सकते हैं, गर्ल्स हैं तो पिंक कलर पसंद होगा, बॉयज़ हैं तो ब्लू कलर पसंद होगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती है, हमारे अंदर डाली जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जेंडर डिटरमाइन करता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं। बट ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आज भी आप देखेंगे कि बहुत चीज़ें लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, गर्ल्स चेंज करने की कोशिश कर रही है खुद के अंदर, बॉयज़ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले बोला जाता था कि कुकिंग सिर्फ लड़कियों का काम है, बट आजकल आप देखेंगे कि गर्ल्स, बॉयज़ भी, इवन मैन भी कुकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही है जो पहले थी। तो हमारा जेंडर की हमारे ऊपर क्या देखो, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम लोग की थिंकिंग कैसी है जेंडर को लेके, वो हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करती है कि हम कौन सी जगह रह रहे हैं, हमारा आसपास के लोग कैसे हैं। जिस सोसाइटी में हम रहेंगे वैसे ही हम लोग अपने ओपिनियन बना लेते हैं, वैसे ही हम लोग व्यू बना लेते हैं। सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इज़ ऑफन बेस्ड ऑन द फैमिली एंड सोसाइटी दैट वी लिव इन, ठीक है। इस वजह से ही हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार नहीं, ये थोड़ी लड़के कर सकते हैं, ये थोड़ी लड़कियाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के आसपास में हमें जो देखने को मिलता है हम वही चीज़ें अपने अंदर बना लेते हैं, ठीक है। समझ आई बात? सो देयर आर लाइक बहुत स्टीरियोटाइप्स वगैरह होते हैं मेल फीमेल को लेके। तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें सीखने को मिली थी, देखने को मिली थी, स्टोरीज़ के थ्रू हमने देखा भी था। और ऐसा भी देखने को मिला है कि गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं उनको अलग अलग तरीके से सोशलाइज किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से सोशलाइज होते हैं। तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस देखा कि किस तरीके से लड़के हैं तो सोशलाइज हो सकते हैं, कितने लोगों से मिल सकते हैं, रात के 12 बजे के बाद भी जा सकते हैं, बट लड़कियाँ नहीं जा सकती। तो सोसाइटीज़ जो है अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ असाइन करता है मेन को भी और इवन वीमेन को भी, ठीक है, जिसकी वजह से ही इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। विमेन जो काम करती है उनकी वैल्यू कम की जाती है, ज़्यादातर विमेन हाउसवाइफ आप देखेंगे तो उनकी वैल्यू नहीं की जाती घर में, बट वहीं मेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि तुम मेन हो, घर के मर्द हो तो तुम्हें ही काम करना है, यू हैव दी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर डिस्टिंक्शन शुरू से ही बना दिया जाता है, बचपन से ही बना दिया जाता है कि ये चीज़ है और ये चीज़ लड़कों के लिए और ये चीज़ लड़कियों के लिए है, ठीक है। समझ आ गई बात? और इवन तो अगर हम देखें कि विमेन का क्या काम है, अगर हम लोग उनके काम के रिस्पेक्ट नहीं करते, इस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से विमेन आप देखेंगे कि घर का काम कर रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम ही विमेन करती है, क्योंकि मेन भी अगर काम कर रहे हैं तो ऑफिस में जाकर सुबह 10 से 6 कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे, दैट्स इट। बट विमेन ऐसे ही हैं जिनका पूरे दिन कुछ ना कुछ काम होता है, खुद के लिए उनके पास लेजर टाइम नहीं होता, ठीक है। हैवी फिजिकल वर्क, कई बार उनको पानी लेके आना पड़ रहा है कुएं से, कुछ वो उठाने पड़ रहे हैं, लकड़ियाँ उठा के लेके जानी पड़ रही है, बहुत ही किचन में भी खड़े खड़े काम करना बहुत ही हेक्टिक चीज़ होती है, ठीक है। किचन आपका स्वीपिंग हो गया, कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, कपड़े धोने हो गए, डिशेज बनाना हो गया, बच्चों को संभालना हो गया, घर में बड़े बूढ़ों को संभालना हो गया। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं और जिसके लिए उनको एक भी पैसा नहीं मिलता है और उनके काम की वैल्यू भी नहीं होती, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी, ये सब चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से विमेन को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और इवन कितना ज़्यादा टाइम भी विमेन देती है, अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है, ठीक है। तो इसी तरीके का इनइक्वालिटी देखने को ये भी मिलती है। सो इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विमेन हो या क्या कहते हैं, मैन हो,
सबके लिए बराबर होना चाहिए, मेंस को भी काम करना चाहिए। इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े, तो यही सब तरीके की चीज़ें हमने देखी थी कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बर्डन है चाइल्ड केयर का, घर का काम कि सिर्फ विमेन करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स को भी स्कूल अटेंड करना चाहिए, गर्ल्स के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गर्ल्स भी बाहर जाके काम करना चाहिए। तो ये सब तरीके की चीज़ें थी, ठीक है। आजकल जैसे आप देखेंगे क्रीशे वाली फैसिलिटीज़, आंगनवाड़ी वगैरह बना दी हैं सो दैट गर्ल्स विमेन भी अपने बच्चे वहाँ पे सुबह दे के जा सकती हैं आराम से, कि वो लोग क्योंकि केयर करते हैं बच्चों की और अपने काम करने के लिए जा सकती है, सो दैट उनका वर्कलोड कम हो जाए, ठीक है। समझ आ गई बात। क्रीशे फैसिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ गया है। और हमारा SDG गोल भी इससे एक एसोसिएटेड है। अभी हमने पढ़े SDG गोल्स में जेंडर इक्वालिटी 5th गोल है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि वुमेन के ऊपर डबल बर्डन नहीं होना चाहिए। डबल बर्डन यानी कि डबल लोड नहीं होना चाहिए वुमेन को ऊपर। अगर वो बाहर भी काम करे तो ऐसा नहीं कि बाहर जाने के बाद, ऑफिस से जाने के बाद वो घर का भी काम करे। डबल बर्डन वाली चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी, ठीक है। समझ आ गई। ये चीज़ें इसमें देखी थी। उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो अभी मैंने इसमें कवर कर दिए हैं कि किस किस तरीके से मेन को भी काम करना चाहिए, हाउस वर्क करना चाहिए। सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टीरियोटाइप को तोड़ लेना चाहिए। सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और अगर लग रहा है कि दोनों ही वो हैं वर्किंग, मेल और फीमेल, तो आजकल क्रीशे फैसिलिटीज़ आई है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छे इन्वायरमेंट में भेज सकते हैं सो दैट आपका बच्चा जल्दी डेवलप होए, ठीक है। एक डे केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये वाली भी चीज़ें हैं। और हमने उसके अलावा देखा कि विमेंस को ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके, हेल्थ हाइजीन को लेके, मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा हो गया, और इवन कुछ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लड़कियां हैं तो ऐसी है वैसी हैं, ठीक है। और ये सारी तरीके की चीज़ें देखी। इवन वर्किंग प्लेस पे भी इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, इक्वल पे नहीं मिलता है उनको, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर कि किस तरीके से हम ग्रो हो रहे हैं एज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज, लेट्स राइट हियर, ठीक है। चैप्टर 5, विमेन चेंज द वर्ल्ड, कि किस तरीके से विमेन ने वर्ल्ड चेंज किया, किस तरीके से सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करी। सबसे पहली चीज़ हमने इसमें देखा था जैसे कि डेटा देखने को मिला कि आज के टाइम पे 83.6% ऑफ द वर्किंग वुमेन जो है, मतलब उसमें जो डेटा देखने को मिला कि किस तरीके से 83% जो विमेन है इंडिया की एग्रीकल्चर वर्क में जुड़ी हुई है, ठीक है। प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग करती है, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ विमेन ऐसे ही काम कर सकती है, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, नर्सिंग का काम हो गया, क्योंकि विमेन मोर पेशेंट है, जेंटल है, साइंस जैसी चीज़ें, टेक्निकल जैसी चीज़ें तो नहीं संभाल सकती, क्यों, उसमें दिमाग चाहिए और विमेन के पास इतना है नहीं, दे आर नॉट केपेबल इनफ टू डू विद दिस टेक्निकल थिंग्स, ठीक है। तो इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया। बहुत सारी विमेन्स ऐसी हैं जिन्होंने ये कोशिश करके दिखाई कि हम लोग भी साइंस संभाल सकते हैं, हम लोग के अंदर भी माइंड है, ठीक है। जैसे बॉयज़ को जल्दी सपोर्ट मिलता है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, बट गर्ल्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। कई बार तो ऐसा होता है लड़कियों को ऐसा बोला जाता है स्कूल पढ़ना ही नहीं है, या फिर जल्दी स्कूल से निकाल दिया बिकॉज उनकी तो मैरिज करानी है। उनको इस तरीके से सिखाया जाता है कि मैरिज इज़ दी अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये ज़रूरी है हमारी सोसाइटी को समझना कि जो भी हम लोग प्रेशर, मतलब जो भी चीज़ बच्चा करना चाहता है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल, सबको करने का मौका दिया जाए। एवरीवन कैन डू, देयर इज़ नो सच लाइक थिंग्स कि सिर्फ मेन कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती। एंड नॉट जस्ट दैट, इवन बॉयज़ को भी प्रेशराइज़ किया जाता है, चाहे उनकी सोसाइटी में उनके फ्रेंड्स ही कर रहे हो, चाहे उनके आसपास के लोग कर रहे हो, चाहे उनके घर में कर रहे हो, कि तुम लोग बॉय हो, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, आपको गुड सैलरी वाली जॉब चाहिए, आप रो नहीं सकते, आप लड़के हो, आपको यही करना है। तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज लड़के भी हो रहे हैं, लड़कियाँ भी हो रही है, बट लड़कों को किस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोपना, ठीक है। स्कूल जाना जिम्मेदारी लड़के की भी है, लड़कियों की भी है। जिसको क्या, किसी को क्या करना है, किसी को क्या नहीं करना, वो दोनों के ऊपर होना चाहिए, प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें यह भी देखने को मिला कि लड़कियों को तो पहले पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं देते थे, जिसमें हमने पंडिता रामाबाई और अशुंधरी देवी की स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ा था बुक में। तो उन दोनों ने किस तरीके से स्ट्रगल किया, फिर भी पढ़ाई करी। अगर हम देखें थोड़ा सा पंडिता रामाबाई और अशुंधरी देवी के बारे में, तो देखिए पंडिता रामाबाई, उनको ऐसा बोला जाता है शी इज़ सेलिब्रेटेड एज पाइनरिंग सोशल रिफॉर्मर बोला जाता है, विमेन राइट एक्टिविस्ट एंड एजुकेनिस्ट भी बोला जाता है इंडिया में अंदर। उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन को लेके और सोसाइटी के अंदर सोशल रिफॉर्म्स लाए वुमेन्स के लिए, उनका बहुत बड़ा रोल रहा इस चीज़ में, ठीक है। स्पेशली विडोज़ को लेके, ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करती थी, संस्कृत, उनके फादर जो थे संस्कृत स्कॉलर थे,
ठीक है। उनके फादर भी बिलीव करते थे कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने संस्कृत में एकदम प्रोफिशेंसी अचीव कर ली, और बाद में वो ब्राह्मण से उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करके क्रिश्चियनिटी में कर लिया, ठीक है। सोशल बैरियर्स काफ़ी ब्रोक करे, पढ़ के दिखाया, संस्कृत पूरा पढ़ के दिखाया। और इवन एक सोशल रिफॉर्मर है केशव चंद्र सेन, उन्होंने भी उनको अपनी जो वेदास वगैरह की किताबें थी उनको दी, कि उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया। और वो कोलकाता में सेटल हुई थी, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने संस्कृत की इतनी नॉलेज गेन कर ली कि लोग उनको टाइटल दे दिया उन्होंने पंडिता। उनका नाम रामाबाई था, उनको पंडिता टाइटल मिला, और इवन सरस्वती भी बोला जाता था, ठीक है। उन्होंने इवन 1882 में आर्य महिला समाज भी फाउंड किया पुणे के अंदर, जिसमें उनका मेन यही था कि चाइल्ड मैरिजेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए वुमेन के लिए। वुमेन को इंगेज किया, इनकरेज किया कि पढ़िए, पब्लिक, ठीक है, ये सब तरीके की चीज़ें करवाई। 1889 में उन्होंने श्रद्धा सदन, एक रेजिडेंशियल स्कूल था जो विडोज़ के लिए, उन्होंने चाइल्ड विडोज़ के लिए ये वाला भी एक स्कूल खोला, जिसमें उनको सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें भी सिखाई, स्किल्स वगैरह सिखाई। और इवन अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने लेडी डफरिन कॉलेज जो है, एक पहला इंस्टीट्यूशन इंडियन वुमेन के लिए कि जो मेडिकल एजुकेशन दे, वो भी उन्होंने इस्टेब्लिश कराया। एंड अलॉन्ग विद दिस उन्होंने 1889 में एक और चीज़ की, मुक्ति मिशन, ठीक है, जिसमें शेल्टर प्रोवाइड करना, केयर प्रोवाइड करना विडो को, ऑर्फन को, या जो भी लोग सोशल बैरियर्स फेस कर रहे हैं सोसाइटी में। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हमारी सोसाइटी में, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ रसुंदरी देवी की, तो उनका भी कुछ इसी तरीके का था कि वो भी बंगाली लिटरेचर में काफ़ी एक्सपर्ट थी। एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था अमर जिबान, ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी ये दो फेमस बुक हमने विमेन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से इन्होंने सोशल में, सोसाइटी के अंदर एक चेंज लाने की कोशिश की, ठीक है। बट स्टिल कुछ जगहों पे आज भी देखने को मिलता है कि लड़कियों को, आदिवासी जो SC ST हैं, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, जो दलित गर्ल्स हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता। उनके लिए आज भी चैलेंज है पूरी पढ़ाई करना, ठीक है। बल्कि ऐसा भी बोला जाता था कि उस टाइम पे तो इंग्लिश जो लैंग्वेज हमारी है, कि अगर इंग्लिश पढ़ लेंगी लड़कियां तो कहीं ना कहीं सही नहीं है, उनके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें थी जिस वजह से मना किया जाता था कि नहीं पढ़ाई करनी। बट अब अगर हम बात करें जैसे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 82% ऑफ दी बॉयज़ जो हैं 7 साल से या 7 साल के ऊपर वो लिटरेट है, और वहीं कुछ इसी प्रकार 65% डेटा जो है गर्ल्स का रहा है कि वो भी लिटरेट है। बट पहले का टाइम का डेटा अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ख़राब डेटा आपको देखने को मिलता, ठीक है। समझ आ गई बात। इसी से रिलेटेड हमारा SDG गोल क्या है, आई होप आपको याद आ गया होगा। SDG गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, कि विमेन एंड गर्ल्स के पास भी राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल वाली राइट्स है, कि वो लोग भी जाएं और उनको पूरी तरीके से राइट मिले, ठीक है। एक विमेन मूवमेंट भी आया था इसके लिए, जिसमें यही चीज़ों पे लड़ाई हुई थी कि विमेंस को जाना चाहिए स्कूल, ये सब चीज़ें, कि उनके पास राइट्स है, ठीक है, हर किसी को राइट मिलनी चाहिए। तो उसको लेके एक मूवमेंट भी बना था, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिली, कुछ कैंपेन्स लड़े विमेंस ने, वुमेन मूवमेंट के अंदर कुछ कैंपेन्स हुए जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन हटे, और फाइनली 2006 में एक लॉ पास हुआ जिसमें विमेंस को ये राइट दी गई कि कोई भी तरीके का फिजिकल और मेंटल वायलेंस अगर आपके साथ हो रहा है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो यू हैव द राइट कि आप लीगल प्रोटेक्शन ले, ठीक है। ये सब तरीके की चीज़ें आई धीरे धीरे। इवन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि कोई भी विमेन अगर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पे या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, तो शी हैज़ द राइट टू टेक लीगल एक्शंस, ठीक है। और इसी के साथ हमारा 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे बनाया जाता है टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू द स्ट्रगल विच वुमेन्स हैव मेड टू गेट द राइट्स, ठीक है। तो ये सब तरीके की चीज़ें हमने इसमें देखी थी। और एक टर्म और थी जो मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर में आई थी, सेक्लूजन, जिसका मतलब क्या है, स्टेइंग अवे फ्रॉम अदर पीपल, मतलब किसी लोगों से थोड़ा सा दूर रहना, अलग जगह पे रहना, शांत की जगह पे रहना, क्वाइट या प्राइवेट प्लेस में। कई लोग होते हैं ना जिनको अकेले अकेले रहना पसंद है, उसी को हम सेक्लूजन कहते हैं। दैट इज स्टेइंग अवे फ्रॉम अदर पीपल और बीइंग इन अ क्वाइट और प्राइवेट प्लेस, ठीक है। बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, कई बार लोगों को पीस पसंद है, कई बार लोगों को सेफ्टी के लिए पसंद है। मान लो कोरोना जैसी बीमारी आ गई तो सेक्लूजन होना उस टाइम पे ज़रूरी बन गया था, कल्चरल रीजंस की वजह से भी, या कोई जेल वेल में है तो उसमें भी किसी को अकेले रहना पड़ेगा, तो किसी भी तरीके की चीज़ों से हम सेक्लूजन कह सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग मीडिया।
ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि मीडिया और आजकल जो एडवर्टाइजिंग हो रही है ये हर किसी के लिए मतलब बहुत ही कॉमन हो गया आज के टाइम पे, हर जगह देखने को मिलता है, मीडिया हो या एडवर्टाइजिंग हो, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मीडिया एजेंडा सेट करता है, किस तरीके से मीडिया आप कह सकते हैं बिका हुआ है, ठीक है। मीडिया किस तरीके से एजेंडा सेट करता है, लोगों के परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। अब मीडिया के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीवी की बात हो रही है, टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट या किसी भी तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं मीडिया, जिसको हम बोलते हैं मीडियम, ठीक है। मीडिया आया भी इस वर्ड से, मीडियम से, विच डिस्क्राइब्स द वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट इन सोसाइटी। किसी भी तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सोसाइटी से, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ मीडिया, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ पीपल के पास पहुंच जाता है। आप देखेंगे, आप व्हाट्सएप पे किसी को एक मैसेज करते हैं, कोई ग्रुप्स वगैरह में, बहुत ही जल्दी इधर से उस ग्रुप में, उधर से उस ग्रुप में, इधर से उस ग्रुप में मिलियंस ऑफ लोगों के पास पहुंच जाता है। इसी को हम बोल देते हैं मास मीडिया, ठीक है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो सब मिलियंस ऑफ पीपल के पास जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है, इंटरनेट वगैरह फैसिलिटीज़ आ गई है, ठीक है। प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारा टीवी और रेडियो है, हमारी जो टेक्नोलॉजी जितनी चेंज हुई है, मशीन्स वगैरह के आने की वजह से आजकल विद इन अ सेकेंड हम चीज़ें बहुत लार्ज एरिया ऑफ पीपल, लार्ज लोगों के पास कवर कर लेते हैं। एंड इवन आज के टाइम पे जो क्वालिटीज़ है, साउंड है, इमेजेस है, ये सब इतनी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मीडिया में हमने यही तरीके की चीज़ें देखी, यही तरीके की चीज़ें सीखी, ठीक है। अब मास मीडिया है, पैसा ऑफकोर्स ही बात है, पैसा कमाने के लिए तो है ही, मतलब इट्स ऑल्सो थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। किस तरीके से पैसा बनाते हैं, जैसे मास मीडिया आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं, न्यूज़पेपर्स हो, टीवी हो, एडवर्टाइज़ करते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह लेते हैं, जैसे बीच बीच में एड्स देखने को मिलते हैं आपको, चॉकलेट्स हो, क्लोथ्स हो। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी ऐसा करते हैं कि टू मेक मनी, राइट। बट मीडिया के अंदर ये देखने को मिलता है कि जो रिपोर्ट्स आती है, जो भी न्यूज़ दिखाई जाती है, वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं होती हमेशा। क्यों नहीं होती? बैलेंस रिपोर्ट क्या होता है? बैलेंस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टोरी की दोनों साइड दिखाए, ठीक है, और पब्लिक के ऊपर छोड़ दे कि अब आप डिसीजन लो, आपके अकॉर्डिंग क्या है। पर हमें न्यूज़ कैसे दिखाई जाती है? इसने ऐसा किया, इस पार्टी ने ऐसा किया, इस इंसान ने ऐसा किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिसमें तुम्हें बताया जा रहा है कि यार इसने ऐसा किया और ऐसा हो गया। तो हम लोग अपना व्यू ऐसे बना लेते, ओह ऐसा है। हम होते ना एक किसी की सुन के वही चीज़ें मान लेते। तो मीडिया हमारा माइंड बना रहा है, ठीक है। मीडिया हमारे ऊपर बैलेंस स्टोरी नहीं दे रहा है, हमें बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे रहा है जिसमें हम लोग सोचे कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब ये होता है कि हमें कोई कंट्रोल ना करे, हमारे डिसीजंस को, हमारे न्यूज़ जो हम देख रहे हैं उसको कोई इन्फ्लुएंस ना करे, ठीक है। समझ आ रही है बात किसी को? अब जैसे आप देखेंगे कि आजकल सेंसरशिप भी होती है मीडिया में। व्हाट इज सेंसरशिप? सेंसरशिप होता है जिसमें जैसे मान लो गवर्नमेंट ने प्रिवेंट कर दिया कि एक पर्टिकुलर न्यूज़ या कोई पर्टिकुलर सीन मूवी में से या कोई पर्टिकुलर सॉन्ग में से कोई लिरिक्स हटानी है, वो चीज़ पब्लिक के पास नहीं जानी चाहिए, उसको बोलते हैं सेंसर कर देना, सेंसरशिप, ठीक है। गवर्नमेंट ने अलाउ करा है मीडिया को कि ये चीज़ नहीं दिखानी है, ये चीज़ पब्लिश नहीं करनी है, उसको बोलते हैं सेंसरशिप, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में जैसे सेंसरशिप देखने को भी मिली थी, सबसे जो ख़राब वर्स्ट आप सेंसरशिप कह सकते हैं, इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई थी 1975 से 77 के बीच में, ठीक है। अब रियलिटी में ऐसा होता है कि मीडिया हमारे लिए कहीं ना कहीं बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। हम उन्हीं की इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं, जो वो बोल रहे हैं वही चीज़ों पे हम रिलाई करते हैं। बट इन रियलिटी में हम ये कह सकते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है और कहीं ना कहीं मीडिया बिजनेसेस से लिंक्ड है। तो जैसे गवर्नमेंट का कैसे कंट्रोल है, आपको मैंने अभी बताया सेंसरशिप के थ्रू। दूसरी चीज़ हमने देखा कि बिजनेस से लिंक है, क्योंकि देखो मीडिया को भी पैसा चाहिए, पैसा करने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह लोग कराएं। अब एडवर्टाइजमेंट कौन कराएगा? बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह कराएंगे जो पैसे दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बिजनेस से लिंक है, एंड हेयर मीडिया प्लेज कि हम ये कह सकते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं और बैलेंस रिपोर्ट नहीं देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मीडिया हमारे इन्फ्लुएंस कर रहा है थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, ठीक है। बट एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि मीडिया के थ्रू ही हम सुन पाते हैं कि क्या इश्यूज़ हमारे देश में चल रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे चल रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब मीडिया का क्लोज रिलेशनशिप होना बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट है कि हमें बैलेंस रिपोर्ट मिले। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है वो वन साइडेड भी हो सकती है, वो हो सकता है कि कंप्लीट ना हो, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये सारी तरीके की हमने चीज़ें देखी थी कि मीडिया किस तरीके से एजेंडा सेट करता है, मीडिया किस तरीके से हमें वही चीज़ दिखाता है जो उसको दिखानी है, जो उसको जहाँ से उसको पैसा मिल रहा है उस हिसाब से वो चीज़ें दिखाती है, ठीक है। ये सब बातें समझ आ गई?
क्योंकि मीडिया पब्लिक से उससे बिजनेसेस से लिंक्ड है, तो उनको वही चीज़ें दिखानी पड़ती है, मैनिपुलेट करना पड़ता है। और इवन मीडिया हमको ऐसी चीज़ें तो दिखाएंगे ही नहीं जिससे मार्जिनलाइज इश्यूज़ वगैरह हो गए, जो आपके पुअर सेक्शन वाली सोसाइटी वाली साइड हो गई, क्योंकि वो नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने सीखी थी इस चैप्टर में। उसके अलावा जो हमारा अगला चैप्टर है जो कि आपका है चैप्टर नंबर 7, राइट, चैप्टर नंबर 7 विच इज़ मार्केट अराउंड अस। देखिए, मार्केट अराउंड अस की अगर हम बात करें, मार्केट अराउंड अस में हमने पढ़ा था इसमें कि वीकली मार्केट के बारे में हमने देखा था। ठीक है, वीकली मार्केट के बारे में जस्ट अ सेकेंड। वीकली मार्केट जो वीक में एक बार एक पर्टिकुलर जगह पे लग रही है, ठीक है, किसी भी वीक में एक पर्टिकुलर डे पे उस जगह पे लगती है। परमानेंट शॉप्स नहीं होती है, ट्रेडर्स एक दिन के लिए लगाते हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें बेचते हैं। इसी को हम बोलते हैं वीकली मार्केट, जहाँ पे आपको चीप रेट पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो एज़ कम्पेयर टू आपको मॉल्स वगैरह में नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चीप क्यों मिल जाते हैं, बहुत सारे रीजंस है। एक तो उनके पास कोई परमानेंट दुकानें नहीं है, इतना उनका खर्चा नहीं आता, रेंट वगैरह नहीं देना पड़ रहा, किसी वर्कर्स की वेजेस नहीं देनी पड़ रही, गवर्नमेंट को कोई फीस देनी नहीं पड़ रही, इलेक्ट्रिसिटी का कोई खास बिल इनका आएगा नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे चीप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और बहुत लोग होते हैं जो यहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, हालांकि बहुत सारी दुकानें आप देखेंगे लगे होते हैं, शनि बाज़ार और मंगल बाज़ार वगैरह जो अलग अलग बाज़ार लगते हैं। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो अगर कोई एक प्राइस ज़्यादा भी मांग लेगा तो दूसरा जो बंदा होगा वो दूसरी जगह चले जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ कंपटीशन। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें को देखने को मिलती हैं वीकली मार्केट में। ठीक है, इवन कुछ मॉल्स वगैरह भी होते हैं। आपको पता है मॉल्स क्या होते हैं? मॉल्स होते हैं जिसमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हम जिसे कह सकते हैं। एसी होते हैं वहाँ पे, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के शोरूम्स होते हैं। ठीक है, उसी को हम मॉल बोलते हैं। तो वहाँ पे ब्रांडेड भी मिल जाते हैं, हालांकि नॉन ब्रांडेड भी होते हैं। ब्रांडेड गुड्स होते हैं जो अपने एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, जिसमें ब्रांडिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया जाता है, बेटर क्वालिटी बताई जाती है। ठीक है, तो ये सब तरीके की चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी कि मार्केट्स कैसे हमारे आसपास होती है। ठीक है, अब लोग खरीदते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं। होलसेल क्या करते हैं? होलसेलर का काम क्या होता है? एक साथ बल्क में गुड्स खरीद लेना, फिर बल्क में गुड्स खरीद के रिटेलर्स को बेच देते हैं, और रिटेलर्स क्या करते हैं? फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से मार्केट की चेन बनती है, किस तरीके से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि वीकली मार्केट की अगर हम बात करें कि वीकली मार्केट में क्या फ़ायदा है। वीकली मार्केट में एक तो ये फ़ायदा हो जाता है आपका कि चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती है, एक ही जगह पे मिल जाती है, वैरायटी मिल जाती है। हमारे आस पड़ोस में दुकानें होती है तो हमें फ़ायदा हो जाता है, पास में जा रहे हैं हम अपने बाज़ार में वीकली मार्केट। ठीक है, अब वहीं हमारी कुछ दुकानें ऐसी भी होती है जो हमारे घर के नीचे ही होती है, घर के पास में होती है, जिसको हम बोल सकते हैं हमारे रेगुलर सामान खरीदने के लिए वो दुकानें। जैसे दूध लेने जाना है आपको, कुछ ग्रॉसरी लेनी है, कुछ स्टेशनरी लेनी है, कुछ मेडिसिन लेनी है। कुछ दुकानें ऐसी भी होती है हमारी जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। हमारे फ़ायदा क्या करती है वो दुकानें कि एक तो हमारे आस पड़ोस में ही है, दूर जाना नहीं पड़ता, हमारी जान पहचान बन जाती है, परमानेंट दुकानें कहीं वहीं रहेगी। ठीक है, तो पैसे भी अगर हम बोले भैया कल दे देंगे तो कल भी ले लेते। तो ये भी तरीके की चीज़ें होती हैं। कुछ आजकल अर्बन एरियाज़ में ऐसी मार्केट होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी मार्केट होती है। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरीके की हमारे आसपास मार्केट होती है। अब ये तो सारी ऑफलाइन मार्केट है। कुछ ऑनलाइन मार्केट्स होती है जो हम घर बैठे बैठे ऑर्डर कर लेते हैं और हमारे पास सामान आ जाता है। अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, नायका हो, बहुत सारे आजकल आपको पता है ब्लिंकिट जैसी चीज़ें आ गई है। तो यही है कि मार्केट अराउंड अस में हमने ये अलग अलग तरीके की मार्केट देखी। क्लिनिक्स है, नर्सिंग होम्स भी है जो आप देखेंगे जब आप किसी हॉस्पिटल विजिट करते हैं, किसी क्लिनिक में विजिट करते हैं तो आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके के सेल्स पर्सन है। कुछ पर्सन हैं जो मार्केट में इंगेज्ड हैं कि गुड्स को बेचें। सो बाइंग और सेलिंग जो है ज़रूरी नहीं है सिर्फ दुकान में जाके, बाइंग और सेलिंग बहुत तरीके से होती है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब इसी के साथ हमारा एक SDG गोल रिलेटेड है, SDG गोल 12 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं और प्रोड्यूसर क्या बेच रहा है। सब आपको पता है, प्रोड्यूसर का काम है बेचना, सेलर का काम है बेचना, बायर का काम है खरीदना। हम किस तरीके से चीज़ें खरीद रहे हैं, यूटिलाइजेशन ढंग से कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, कहाँ जाके खरीद रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी तरीके से। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हमारे को लेना ही है, क्योंकि घर में अगर हमें खाना पीना है तो उसके लिए खाना लाना पड़ेगा, राशन लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हमारा इससे रिलेटेड एक गोल आ जाता है।
ठीक है, समझ आ गई बात कि वीकली मार्केट क्या है और मॉल्स वगैरह में क्या डिफरेंस होता है कि मॉल्स में आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है जो उनको उठाना पड़ता है सेलर्स वगैरह को। चेन ऑफ मार्केट हमने देखा कि होलसेलर इकट्ठे में सामान खरीद के रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर अलग अलग कंज्यूमर्स को देता है, अलग अलग शॉप्स वगैरह में हमें मिलता है, वीकली मार्केट के थ्रू मिलता है, हमारे घर के आसपास की दुकानें होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा है, समझ आ गई होगी, राइट। सो इसके बाद अगर हम बात करें, अगला चैप्टर हमारा जो है वो है चैप्टर नंबर 8 विच इज़ अ शर्ट इन द मार्केट। इसमें हमने देखा था एक शर्ट को लेके कि एक शर्ट की कॉस्टिंग कैसे कैसे महंगी हो जाती है ब्रांड वगैरह लगाते लगाते, ठीक है। बट हमारे लिए जो काम की चीज़ वो है हमने इसमें पढ़ा था इरोड मार्केट के बारे में। इरोड बाई वीकली क्लॉथ मार्केट जो कि तमिलनाडु में, इरोड एक लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट है वर्ल्ड में जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। इरोड की अगर हम बात करें तो इरोड को GI टैग मिला हुआ है टर्मरिक गुड को लेके, टर्मरिक पे, ठीक है। तो ये इरोड के बारे में था। फिर हमने इसमें एक पुटिंग आउट सिस्टम पढ़ा है। पुटिंग आउट सिस्टम क्या था? पुटिंग आउट सिस्टम था जिसमें एक मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, किसी भी इंसान से काम करा रहा है जो वर्क फ्रॉम होम है, लेट्स से विमेन से करा रहा है या चीप रेट पे काम करा रहा है, जिसमें उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और बदले में उनसे गुड्स बनवा रहा है, ठीक है, और बहुत ही कम सस्ते प्राइस में उनको काम करवा लेता है। वीविंग इंडस्ट्री में ज़्यादा फेमस है। फिर हमने इसमें देखा कि तमिलनाडु एक फ्री गवर्नमेंट फ्री स्कूल यूनिफॉर्म जैसा प्रोग्राम चला रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसको याद करके क्या करें। देखिए ये चीज़ ना एग्जाम्पल के तौर पे काम आती है मेंस के टाइम पे। अभी हम लिख रहे हैं सो दैट हमें बाद में याद रहे और हम लिख पाएँ जब हमें आंसर राइटिंग करनी आती हो। इवन आप आंसर राइटिंग अभी भी कर सकते हैं। अभी कैसे कर रहे हैं आप? अभी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो मैं क्वेश्चंस आपको देती हूँ वो क्वेश्चंस आप करिए, भेजिए, इवैल्यूएट कराइए और समझिए कि कहाँ आप बेटर लिख सकते हैं, कहाँ आपने गलती की है, ठीक है। तो तमिलनाडु फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चला रहा है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि मिनिमम वेज रेट किस तरीके से, मिनिमम वेज रेट क्या है इंडिया में, अनस्किल्ड वर्कर को लेके, सेमी स्किल्ड वर्कर को, स्किल्ड वर्कर की, हाई स्किल्ड वर्कर्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी थी, समझी थी कि मार्केट हर किसी को अलग अलग तरीके, मार्केट हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है काम के लिए और किस तरीके से हम अपनी चीज़ें बेच सकें, किस तरीके से हर किसी के पास राइट है कि उसको मिनिमम वेज तो मिले, ठीक है। हालांकि हमने ये भी देखा कि पुअर लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं रिच पे डिपेंडेंट होना पड़ता है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, चाहे उनको लोन के लिए हो, चाहे रॉ मटेरियल्स के लिए हो, चाहे काम चाहिए उनको। तो कहीं ना कहीं पुअर जो है एक्सप्लॉइट होते हैं मार्केट में, बट रिच कहीं ना कहीं उनको मिसयूज़ करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इससे रिलेटेड हमारा जो SDG गोल 8 है वो है डिसेंट वर्क एंड ग्रोथ, और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। बहुत ही शॉर्ट, मैंने कहा था आपको बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे। स्टार्टिंग का चैप्टर बड़ा था क्योंकि इसमें हमने बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें देखी थी। ऐसा नहीं है इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखी, इसमें भी देखी थी, बट इसमें हमने क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी को लेकर, जिसमें हमने पूरी बुक को एक तरीके से वाइंड अप किया था। हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है कि हर इंडियंस के पास राइट है, हर इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड इट स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। 100 बार हम बोल चुके हैं ये चीज़। और हमें ये भी बोला, इसमें हमने पढ़ा था कि ऑल द एडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट, ठीक है। बट हमने फिर ये भी देखा कि पावर ओवर द बैलेट बॉक्स आजकल यूज़ किया जा रहा है। पावर ओवर द बैलेट बॉक्स का क्या मतलब हमने देखा था कि किस तरीके से जो हम वोट देने जा रहे हैं तो उसके ऊपर पावर चलती है, मतलब कि कितनी एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और मैनिपुलेट द इलेक्टोरल प्रोसेस, और जो चॉइसेस हम कर रहे हैं इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। एबिलिटी कितनी है टू इन्फ्लुएंस आवर वोट, अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करना इलेक्टोरल प्रोसेस को, कि आजकल सिर्फ बैलेट बॉक्स में हम अपने मन से वोट नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं पावर डोमिनेट कर रही है, ठीक है। सो बट ये जो फीलिंग है इक्वालिटी जो हमें बैलेट बॉक्स दे रहा है वो हालांकि रियल लाइफ में इक्वालिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इन्फ्लुएंस होकर वोट दे रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ रीजंस देखे कि क्यों आज भी इनइक्वालिटी है, क्यों आज भी इंडिया के अंदर लोगों की लाइफ इनइक्वल है। पॉवर्टी हमने एक रीज़न देखा, ठीक है, लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। पॉवर्टी और रिसोर्सेज से लेके हमारे पास SDG गोल 1 भी है कि हमारा गोल SDG गोल भी कहता है कि देयर शुड बी नो पॉवर्टी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होना, लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ये भी एक फैक्टर है कि लोग क्यों इनइक्वल है। पॉवर्टी रिसोर्सेज तो है ही, डिस्क्रिमिनेशन भी एक बड़ा फैक्टर है देश में इनइक्वालिटी होने का, ठीक है। अब हमने देखा कि इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा जो गरीब हैं उनकी मेजॉरिटी जो है ना, जो इंडिया में जो पुअर पीपल है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू दी दलित, आदिवासीज और मुस्लिम कम्युनिटीज़ एंड मोस्टली दे आर वुमेन, ठीक है।
सो पॉवर्टी, लैक ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट, कुछ कम्युनिटीज़ को लेके ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें हैं और इनइक्वालिटी फिर इस तरीके से ख़त्म नहीं होगी। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भी हमने देखा कि विमेन जो है 48.5% ऑफ द पॉपुलेशन हैं विमेन की, ठीक है, इतनी हमारे इंडिया में विमेन है, जिसमें से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है 14.2%, दलित 16.6% एंड आदिवासी STs 8.6% फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये सब इतने ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा विमेन आज भी गरीब है, तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा SDG गोल क्या होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जिसमें हमने पीसफुल लाइफ देखा था, ठीक है। फिर इस चैप्टर में हमने तवा मत्स्य सांग के बारे में देखा था, जो कि एक फेडरेशन है फिशर वर्कर्स की, ठीक है, जो मिलके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने राइट्स के लेके लड़ी थी, जो कि मध्य प्रदेश में एक फॉरेस्ट को लेके था, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर हम बात करें तवा की, तो एक रिवर है जो कहाँ से फ्लो हो रही है, महादेव हिल्स से हो रही है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, ये भी हमने देखी थी चीज़। तो जो तवा डैम है वो बिल्ट होना शुरू हुआ था 1958 में, वो ख़त्म हो गया था 1978 में, हालांकि हमें ये याद नहीं रखना है, बस हमें पता होना चाहिए तवा मत्स्य संघ एक फेडरेशन है और फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव की एक ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने लड़ा जो भी डिस्प्लेस हुआ उनका फॉरेस्ट, ठीक है, डैम की वजह से, ठीक है। सो 1994 में गवर्नमेंट ने इनको हालांकि राइट दे दी थी टू इसको राइट्स मिल गई थी फिशिंग वालों को, फिशिंग के लिए, ठीक है। फिर हमने इसमें और क्या चीज़ें पढ़ी थी कि बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने नॉट जस्ट दी विमेन, बल्कि कुछ ऐसे भी सोसाइटी में लोग थे, हिस्ट्री में लोग थे जिन्होंने राइट्स के लिए लड़ा, ठीक है। उसके लिए हमने पढ़े भी थे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे नेल्सन मंडेला हमने देखा था, मदर टेरेसा हमने पढ़ी थी, उसके अलावा हमने क्या क्या देखे थे, महात्मा गांधी देखे, राजा राम मोहन रॉय देखा, ठीक है। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की थी, जिसमें हमने पढ़ा कि किस किस तरीके से लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया टूवर्ड्स इक्वालिटी, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल थे, आई होप आपको याद होगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया, नेल्सन मंडेला हो गया, उसके अलावा आपको मैंने बताया मदर टेरेसा हो गया, ठीक है, और रोज़ा पार्क्स वाला एग्जाम्पल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, ये भी हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम इसमें आज भी अमेंड कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, अमेंडमेंट कर सकते हैं जैसे जैसे सोसाइटी में जो जो चीज़ें होती है उस हिसाब से, इसलिए इसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने उसके कुछ अदर नाम भी देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट के अलावा और क्या क्या बोला जाता है, जैसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी तरीके की चीज़ें देखी कि डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज अगर हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम लोग सबको सपोर्ट करें एंड किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होएगा, डिग्निटी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक थी, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे, क्वेश्चंस मैंने वैसे कवर कर लिए हैं, बहुत डिटेल में नहीं किए, बट हमें डिटेल में देखना भी नहीं था, हम क्योंकि क्लास 7 की पॉलिटी की बुक देखना चाह रहे थे सिर्फ, तो ये हमने पूरी बुक कवर कर ली। स्टिल अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो पूरी सीरीज़ यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है। आप डे 29 तक की वीडियोस देख सकते हैं, मिशन यूपीएससी 2027 का पार्ट है जिसमें आपका क्लास 7 कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग को इसके नोट्स नहीं हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप सॉफ्ट कॉपी के लिए, हार्ड कॉपी के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, बट हार्ड कॉपी के चार्जेस अलग से रहेंगे, जो भी इसकी फ़ोटोकॉपी चार्जेस वगैरह होंगे। उसके अलावा मंडे से यानी कि 6 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की पॉलिटी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली एक एक चैप्टर के थ्रू। सो सी यू इन दैट वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।